हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी का इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर एक्सीलेंट डेटा वर्क के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने संजीव डेटा वर्क है वो कंप्लीट कर ली है अभी। ठीक है, संजीव डेटा वर्क को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो क्लासें आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद में एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, शाम को 7:15 पे PM पे शाम के टाइम आपकी मैथ की क्लास लगती है। डेटा वर्क उसमें करवाई जा रही है, लाइव क्लास लगती है अभी। ठीक है, डेटा वर्क है वो उसमें करवाई जा रही है और आपकी लाइव क्लास लगती है 7:15 पे शाम के टाइम। संजीव डेटा वर्क है वो आपको कंप्लीट करवा दी है और एक्सीलेंट डेटा वर्क है वो उसमें मैथ की चल रही है, तो ये क्लास भी आप अटेंड कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। में आपको पहला मॉडल पेपर नहीं करवाने वाला। पहला मॉडल पेपर है वो हमने संजीव जो डेटा वर्क हमने कवर की थी उसमें हमने पहला मॉडल पेपर कवर कर लिया। कहने का मतलब है एक्सीलेंट और संजीव में पहला मॉडल पेपर है वो समान है, तो आप वहां से जाकर के पहला मॉडल पेपर देख सकते हैं। अब मैं यहां से आपको डायरेक्ट शुरू करवाऊंगा दूसरा मॉडल पेपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भी दूसरा मॉडल पेपर। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को क्लास का लाभ मिल सके। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी को क्लास का लाभ मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। खंड ए से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 पौष्टिक पोषण के लिए आवश्यक है। तो 100 पौष्टिक पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, सही है। क्लोरोफिल भी आवश्यक होगा और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होगा, तो ऑल ऑफ दिस यानी द ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधों में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य होता है तने में वृद्धि को प्रेरित करना। तने में वृद्धि को प्रेरित करना, द ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, आनुवांशिक सामग्री का स्थानांतरण पाया जाता है। तो आनुवांशिक सामग्री का स्थानांतरण है वो लैंगिक जनन में पाया जाता है, स ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो बिना बुझे चूने की जल से अभिक्रिया है, ये क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो भी, पीएच चार्ट के सीमांतों पर दिखने वाले दो रंग कौन से हैं। पीएच चार्ट के सीमांतों पर दिखने वाले दो रंग कौन से हैं, तो वो हो जाएगा लाल और नीला, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। तो वो हो जाएगा फ्लोरीन, यानी बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित माध्यमों में से किस में प्रकाश किरण आपतन के पश्चात सर्वाधिक मुड़ती है। तो वो ग्लिसरीन हो जाएगा, द ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इस दोष का निवारण किस क्षमता के लेंस से किया जा सकता है। तो वो -0.5 डायप्टर, -0.5 डायप्टर, यानी बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी 9 नंबर क्वेश्चन है, 1/5 ओम के 5 प्रतिरोधक से अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो वो 1 ओम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, द ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वो हो जाएगा खेत, यानी ब ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो वो हो जाएगा लकड़ी का घर है वो एक क्या है, प्राकृतिक स्रोत नहीं है, द ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के सह संयोजी यौगिक क्या कहलाते हैं।
कार्बन तथा हाइड्रोजन के सहसंयोजी यौगिक है वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आपका राइट आंसर होगा, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आगे देखो भी, युग्मनज में विकसित होता है, तो युग्मनज में भ्रूण विकसित होता है। क्या विकसित होता है? तो भ्रूण विकसित हो जाएगा। एक मिश्रित ग्रंथि है, तो अग्नाशय, अग्नाशय है वो क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। सल्फर डाइऑक्साइड लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड है वो नम लिटमस को, क्या है? नम लिटमस पेपर को नीले से लाल रंग में चेंज कर देता है। प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। चीजें समझ में आई? आगे देखो, बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है, बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है। ये तो 2 नंबर क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। आगे देखो भी 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए, क्योंकि जब ये सूर्य की किरणों के चपेट में आएगा तो ये क्या है? जल और ऑक्सीजन में क्या है? अपघटित हो जाएगा। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो इनको प्रकाश से बचाने के लिए रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो सूर्य की किरणों में या फिर प्रकाश में आता है, प्रकाश में आता है तो ये क्या है? जल और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो भी, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल है वो करता है? क्योंकि आश्रित जल में क्या है? एच पॉजिटिव आयन नहीं होते, एच पॉजिटिव आयन नहीं होते हैं। वो क्या होता है? उदासीन होता है, वो उदासीन होता है, इसीलिए क्या है? वो विद्युत का चालन नहीं करता। जबकि वर्षा जल में क्या है? अम्लीय गुण पाए जाते हैं, वर्षा जल में क्या है? अम्लीय गुण पाए जाते हैं, इसीलिए उसमें क्या है? एच पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं, और एच पॉजिटिव आयन होंगे तो वो क्या है? विद्युत का चालन करेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? तो वो हो जाएगी सोना। सोना धातु है वो आसानी से संक्षारित नहीं होती है, आपका राइट आंसर होगा सोना। चीजें समझ में आई का यहां तक? तो वे धातुएं जो वायु, जल और अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है वो क्या है? शीघ्रता से संक्षारित नहीं होती है। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे प्रोपेनोन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का चित्र बनाना है, प्रोपेनोन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का चित्र बनाना है, तो मैं बना देता हूं, उसके बाद में उसको आप देख लेना। ठीक है। ये बन गया, ये देख लीजिए, इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इस प्रकार से आपको प्रोपेनोन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखो भी, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त एवं समूहों की संख्या कितनी है? तो आवर्त तो होते हैं 7 और समूह कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा मधुमेह। कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह आपका राइट आंसर होगा, जिसे हम डायबिटीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो खंडन द्वारा होता है। किस प्रकार होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा खंडन द्वारा होता है। आगे देखो भी, परिपथ में विद्युत धारा मापन के लिए कौन सी युक्ति उपयुक्त होती है? परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है, तो आप लिख देना एमीटर। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका होती है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका होती है? तो ये विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने के लिए आप लिखोगे विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने के लिए, उत्क्रमित करने के लिए। आगे देखो भी, नेक्स्ट है एक ऐसे पदार्थ का नाम दीजिए जो जैव आवर्धन को बढ़ाता है। तो वो आपका राइट आंसर होगा DTT। कौन सा हो जाएगा? DTT हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के उस घटक का नाम दीजिए जो सर्वाधिक ऊष्मा देता है। तो वो आपका राइट आंसर होगा अवरक्त किरणें। कौन सा हो जाएगा? तो अवरक्त किरणें हो जाएगी, अवरक्त किरणें।
इट्स ओके। आगे देखो भी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने का स्रोत कौन सा है, तो वो हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब खंड ब शुरू होता है यहां से, और नंबर 4 क्वेश्चन कौन सा है, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताओ। 2 तरीके आपको लिखने हैं। तो पहला तो हो जाएगा पेंट करके, रंग करके, रंग या फिर पेंट करके बचाया जा सकता है। और दूसरा इसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा तेल या ग्रीस की परत लगाकर, तेल या ग्रीस की परत लगाकर, ठीक है। चीजें समझ में आई। नेक्स्ट देखो भी 5 नंबर है, सहसंयोजी यौगिकों के 2 गुण लिखिए। सहसंयोजी यौगिकों के 2 गुण लिखने आपको, तो कौन कौन से होंगे भी। पहला गुण तो हो जाएगा कि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। पहला तो हो जाएगा इसका गलनांक, गलनांक व क्वथनांक, क्वथनांक क्या होंगे भाई, उच्च होंगे, ठीक है। और दूसरा इसका जो गुण होगा वो होगा ये ध्रुवीय विलायकों में सामान्यतः अविलेय होते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, ठीक है। ब्यूटेन के 2 समावेशी लिखिए। ब्यूटेन के 2 समावेशी लिखिए, तो हो जाएगा आइसोब्यूटेन। पहला तो हो जाएगा आइसोब्यूटेन, और दूसरा इसका हो जाएगा वो हो जाएगा एन ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन, ठीक है। 7 नंबर देखो भी, 7 नंबर क्वेश्चन है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो भी, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है। समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो यहां पे आपको लिखना है भी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। नीचे जाएंगे तो एक नया कोष जुड़ जाएगा। इससे नाभिक अथवा सबसे भारी कोष के बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है, और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद परमाणु का आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और नीचे जाने पर एक कोष है वो नया जुड़ जाता है, और नाभिक में जो भारी कोष के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। इसी कारण नाभिक का आवेश है वो बढ़ जाने के बाद परमाणु का आकार है वो बढ़ जाएगा। ये आपको इसमें लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो भी, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनके उपोत्पाद क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनके उपोत्पाद क्या है। तो आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, पहले तो ये आपको लिखना है भी, पर्णहरित की सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार से लिख देना। रासायनिक समीकरण कौन सा है, तो CO2 प्लस H2O क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा यहां से, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, और आगे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6 प्लस में H2O प्लस में क्या बनेगा, O2,
ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको संतुलित करोगे तो यहाँ पे 6 लगा देना, यहाँ पे 12 आएगा और इधर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6H2O और 6O2, ये ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। ये आपको यहाँ पे समीकरण इक्वेशन लिखनी है और आवश्यक परिस्थितियों में लिखना है भी पर्णहरित की सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस का जो रासायनिक समीकरण है वो ये है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पाद है वो ग्लूकोज है। मुख्य उत्पाद क्या है, अपने पास में क्या बन के आया है, तो ग्लूकोज बन के आया है। और इससे इसके उपोत्पाद क्या हो जाएंगे, तो उपोत्पाद है वो जल और ऑक्सीजन हो जाएंगे। मुख्य उत्पाद तो ग्लूकोज है और उपोत्पाद है वो कौन से होंगे, तो जल और ऑक्सीजन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मादा जनन तंत्र का निम्नलिखित चित्र बनाना है, आपकी बुक में दिया हुआ है वो यहाँ पे बना देना, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। 10 नंबर क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम लिखिए और डीएनए और जनन में डीएनए प्रतिकृति का महत्व लिखिए। डीएनए का पूरा नाम लिखना आपको। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखना डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। और जनन में डीएनए प्रतिकृति का महत्व बताना है। डीएनए प्रतिकृति का महत्व बताना है तो इसमें हो जाएगा भी डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। डीएनए में आनुवंशिक जो सूचनाएं है वो निहित होती है। डीएनए गुणसूत्रों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। डीएनए है वो गुणसूत्र के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अतः डीएनए द्वारा अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। डीएनए में क्या है, अपने द्वारा अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है और ऐसा डीएनए के प्रतिकृति द्वारा होता है और इसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी है वो डीएनए की मात्रा में संतुलन बना रहता है। ये आपको इसमें लिखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 2 स्थितियां बताइए जिन पर अवतल दर्पण से किसी बिंब का आवर्धन प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसी 2 स्थितियां आपको बतानी है। तो पहली स्थिति तो ये हो जाएगी कि जब बिंब ध्रुव और फॉक्स के बीच में है। पहली तो ये हो जाएगी जब बिंब यानी वस्तु बिंब है वो ध्रुव और फॉक्स के बीच में है, फॉक्स के बीच में है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसमें यह होगी कि जब बिंब फॉक्स और वक्रता केंद्र पर है। जब बिंब फॉक्स और वक्रता केंद्र के बीच है, ये 2 कंडीशन होती है। अगला देखो भी 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसमें आप लिखना भी मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता है वो शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, तुलना में अधिक होती है तथा ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। और आगे लिखना ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। उसके बाद में नंबर 2 पे आप लिखना यहाँ पे मिश्र धातुओं का ऑक्सीकरण भी कम होता है। मिश्र धातु होता है उसका ऑक्सीकरण भी कम होता है, ठीक है। ये आप 12 नंबर क्वेश्चन में लिखोगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेना, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा। आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा निरूपित करना है तो इस प्रकार से आपको निरूपित कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट अपने पास में 14 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत हो जाएंगे, एक धारावाही चालक हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पहला धारावाही चालक, धारावाही चालक हो जाएगा, और दूसरा इसमें होगा वो हो जाएगा विद्युत चुंबक। दूसरा क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो भी, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिनमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 एम्पीयर प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक और एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तो यहां पे आप पहले तो बनाओगे 6 वोल्ट की बैटरी, तो ये बैटरी बना देना, ये 6 वोल्ट की बैटरी होगी, इसका ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है। उसके बाद में एक आपको की बनानी है, तो इस प्रकार से ये की बना देना, इसको के से डिनोट कर देना। उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पे आपको सभी को क्या करना है? श्रेणी क्रम में लगाना है, सभी को श्रेणी क्रम में लगाना है। तो इस प्रकार से लगा दीजिएगा। कितने हैं? प्रतिरोधक 3 प्रतिरोधक है। ठीक है। और ये बन गया आपका डायग्राम। ठीक है। उसके बाद में ये 8, ये 5 का बना दो, ये 5 का हो गया 5 ओम का, ये 8 ओम का हो गया और ये 12 ओम का हो गया। ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, सोलर कुकर का एक लाभ एवं एक सीमा बतानी है सोलर कुकर की। तो सोलर कुकर का लाभ तो ये है भी, ये प्रदूषण मुक्त है, यानी ये प्रदूषण नहीं करता। ये क्या है? प्रदूषण मुक्त है। सोलर कुकर प्रदूषण मुक्त है और बिना ईंधन के भोजन पकता है, बिना ईंधन के भोजन पकेगा। ठीक है। लिखना भी, ये प्रदूषण मुक्त है और बिना ईंधन के भोजन पकता है। उसके बाद में इसकी सीमा क्या है? तो सीमा तो ये रहेगी भी, रात्रि को सूर्य तो निकलेगा नहीं, रात्रि को सूर्य नहीं निकलेगा तो भोजन नहीं पका पाएंगे। तो आप लिखना भी, रात्रि के समय बादलों के दिनों में सोलर कुकर का उपयोग नहीं होता, ये इसकी सीमा होगी। ठीक है। तो रात्रि के दिनों में अपन, और जब बादल आए हुए हो उस समय अपन क्या है? सोलर कुकर का यूज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। खंड 6 आ जाता है भी, खंड 6 आ जाता है। अब यहां पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग स्पेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ X के विलयन का यूज है वो स्पेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र बताना है। तो पदार्थ X का नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, तो यहां पे लिख देना कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? शुष्क चूना भी बोलते हैं, जो कि CaO इसका फॉर्मूला होता है, और इसे क्या बोलते हैं? शुष्क चूना भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, ऊपर फर्स्ट में लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो CaO प्लस में क्या है? H2O, अपने पास में जल है, तो ये क्या बनेगा? जल लिक्विड में है और ये क्या है? ये सॉलिड में है, ये यहाँ पे सॉलिड में है। ठीक है। तो अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? CaOH की ट्वाइस बन जाएगा, OH की ट्वाइस, जो कि बिना बुझा हुआ चूना बनेगा, ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है। ये क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना बनेगा और ये शुष्क चूना हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जिसको। आगे चलिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का नामक चित्र बनाना है और इसका कार्य करना है, कार्य बताना है। कार्य क्या रहेंगे? तो न्यूरॉन का चित्र आप बना देना, भी आपकी बुक में दिया हुआ है, और कार्य इसके मैं बता दूंगा, वो लिख देना। कार्य इसके क्या होंगे? तो ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जिससे क्रियाएं हैं वो तुरंत संपन्न हो जाती है। ये इसका कार्य हो जाएगा। दोबारा से सुनना, ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में
द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जिससे क्रियाएं हैं वो तुरंत संपन्न हो जाती है। ये इसका कार्य हो गया। आगे चलते हैं, जीवाश्म क्या है और जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। जीवाश्म क्या है, तो जीवाश्म वो प्राचीन काल के जीवों के अवशेष जो प्राचीन काल में पृथ्वी में पाए जाते हैं किंतु अब जीवित नहीं है, जीवाश्म कहलाते हैं। वह जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं भी, तो इसमें आपको लिखना है जीवाश्म उन जीवाश्म है, एक नंबर लगा के लिख लेना, जीवाश्म है वो उन जीवों के पृथ्वी पर अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। जीवाश्म उन जीवों के पृथ्वी पर अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। नंबर 2 में आप लिखना, इन जीवाश्मों की तुलना वर्तमान काल में उपस्थित समतुल्य जीवों से कर सकते हैं और इनकी तुलना में अनुमान लगाया जा सकता है और इनकी वर्तमान में उन जीवाश्मों की जीवित स्थिति के काल के सापेक्ष क्या विशेष परिवर्तन हुए हैं जो जीवधारियों को जीवित रखने के प्रतिकूल हो पाएंगे। यह आपको इसमें 19 नंबर में लिखना है। इट्स ओके। आगे देखो भी 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण है। पहले तो आपको यह बताना है। तो इसमें तो यह हो जाएगा भी कांच के प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अवयव 7 रंगों के प्रकाश में विघटित हो जाता है, यानी 7 रंगों में वो विघटित हो जाएगा और विघटित होने की घटना श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। और श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। विक्षेपण का कारण क्या होता है, तो वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, किरण आरेख द्वारा प्रकाश के पथ को दर्शाते हुए जब प्रकाश दो समान कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो उसको आपको किरण आरेख के द्वारा भी समझाना पड़ेगा भी, ठीक है। चित्र बना देना, आपकी बुक में दिया हुआ है। आगे चलते हैं, खंड द आता है और खंड द में 21 नंबर है, उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण देता है। तो वो होता है बुझा हुआ चूना। कौन सा होता है, तो यहां पे लिखना बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, तो CaOH की ट्वाइस होता है भी, तो ये होगा CaOH की ट्वाइस, ठीक है, ये होगा। आगे चलते हैं, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, तो CaOCl2 का सामान्य नाम होता है विरंजक चूर्ण। क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण। खाने वाला सोडा तथा धावन सोडा को गर्म करके कैसे विभेद कर सकते हैं, तो खाने वाले सोडे और धावन सोडा को गर्म करके हम विभेद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभिक्रिया के रूप में अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे अभिक्रिया के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभिक्रिया लिखा देता हूँ, ये अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे खाने वाला सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है। अगर इसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 प्लस H2O जल और प्लस क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसमें ये क्या है, विघटित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है भी जब खाने वाले सोडे के पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जबकि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। अगर धावन सोडा की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, धावन सोडा होता है Na2CO3 डॉट 10H2O होता है, डॉट 10H2O। अब अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये Na2CO3 प्लस 10 जल के अणु प्लस क्या बनेंगे, 10 जल के अणु, ये बन जाएगा। अब अपन लिख सकते हैं जबकि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3 10H2O होता है। गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है।
ये तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट जब गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, जो चूने के पानी को क्या कर देते हैं, दूधिया कर देते हैं, जबकि सोडियम कार्बोनेट ऐसी कोई भी गैस प्रदान नहीं करता है। ये आपको इसमें लिखना है। आगे चलते हैं, इसका देखिएगा आगे अथवा वाला है, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखने हैं। दो संश्लेषित सूचकों के आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे 21 नंबर में इसमें अथवा वाला है, उसमें दो संश्लेषित सूचकों के आपको नाम बताने हैं भी, कौन कौन से दो संश्लेषित सूचक हैं। उसके बाद में बी इसमें पूछा गया है भी पीएच मान क्या होता है, जो कि अम्ल और क्षार की रीडिंग बताता है ना, वो पीएच मान होता है। यानी इसमें 7 पे उदासीन होता है, 7 से ऊपर है वो क्षारक होता है और 7 से नीचे है वो अम्ल होता है, ये बताना है। समझाइए कि दंत क्षय का कारण मुंह में पीएच मान में परिवर्तन होता है। तो जब मुंह का पीएच मान वैसे तो अम्ल होता है, लेकिन जैसे 6.5 से नीचे आ जाता है पीएच मान, तो दंत क्षय होने शुरू हो जाता है, यानी जो अपने दांत हैं वो क्या है, सड़ने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना आपको, ठीक है, वो आपको बुक में दिया हुआ है, वो बना दीजिएगा। और इसमें बी है, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है वो किस प्रकार से होता है, तो वो आपको यहाँ पे वो प्रक्रिया आपको यहाँ पे बतानी है, वो समझानी है, ठीक है। उसके बाद में इसमें अथवा में दिया गया है वक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है, वो आपको बनाना पड़ेगा, आपकी बुक में दिया गया है। और वृक्काणु का कार्य क्या है वो भी आपको बताना है, वृक्काणु का कार्य क्या है ये आपको अथवा वाले क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण किस प्रकार का होगा। दर्पण है वो किस प्रकार का होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जब गोलीय दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो गोलीय दर्पण है वो उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा भी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पहले का, उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। और इस दर्पण के दो उपयोग बताने हैं, उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताने हैं। तो वाहनों के पश्च दृश्य यानी साइड ग्लास में, वाहनों के साइड ग्लास में इसका यूज किया जाता है, पहला उपयोग इसका ये हो गया। दूसरा उपयोग ये लिख देना भी, स्ट्रीट लाइटों में, स्ट्रीट लाइटों में इसका यूज किया जाता है। दूसरा आप ये लिख देना। इसमें बी क्या है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, जबकि बिंब फोकस और फोकस दूरी की दोगुनी फोकस तथा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी के बीच स्थित हो, यह बताना है आपको। और उसके बाद में बी में आपको बताना है भी उपयुक्त स्थिति में लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं, प्रकृति, स्थिति, आकार और सीधा या फिर उल्टा को यहाँ पे सूचीबद्ध करना है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने 23 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में अपना मॉडल पेपर 3 आता है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। पहला मॉडल पेपर है वो मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि संजीव में मैंने उसको करवा दिया है, संजीव में मैंने उसको सोल्व करवा दिया है। एक्सीलेंट का पहला और संजीव का पहला दोनों का समान है। दूसरा मॉडल पेपर आज हमने कर लिया, प्रत्येक क्लास में अपन एक मॉडल पेपर कवर करेंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ नए के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।